नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, उसका आकलन किस तरह से किया जाता है, आपको यही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो पॉवर्टी, ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, क्या है, एक पर्सन, ठीक है, उसे पुअर कंसीडर किया जाता है जो कि जो बेसिक नीड्स होती हैं उसे वो फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर उसके पास जो इनकम आ रही है उसका जो कंजप्शन है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, कंसीडर्ड होता है वो पुअर। ठीक है, कौन सा पर्सन, जो कि बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पाता। अब जैसे बेसिक नीड की बात करें, यूएसए की बात करें, उनकी बेसिक नीड क्या है, उनके यहाँ तो कह देंगे कि कार नहीं है, तब फिर वो पर्सन जो है वो पुअर है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, लोगों को अच्छी एजुकेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है, रहने के लिए जगह मिल जाए, साफ़ सुथरी जगह मिल जाए, पीने के लिए साफ़ पानी मिल जाए। ठीक है, बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, कह सकते हैं हेल्थ जो है, हेल्थ की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए, खाना जो है वो फूड जो है इस तरीके का मिले कि वो सिर्फ पेट ना भरे, उसमें न्यूट्रिशन हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस खाना मिल रहा है, इंसान खा रहा है, लेकिन पता चला कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, ठीक है, कुपोषण का शिकार हो गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिक नीड्स जो हैं जब वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, जहाँ पर कि इनकम जो है इतनी है कि उन बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, कंजप्शन के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कंसीडर्ड होता है, पुअर कंसीडर्ड होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब ये बेसिक नीड्स की बात करें, वो अलग अलग होती है हर किसी के लिए, हर समय के लिए, हर जगह के लिए। जैसी अभी बात हुई कि अमेरिका में कहते हैं कि कार नहीं है तो वो पर्सन क्या है, पुअर है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो वहाँ पर क्या है, गरीबी है। ठीक, अब इसके अलावा डिफरेंट टाइम की बात अगर करें तो हम देखेंगे कि अभी के टाइम में पॉवर्टी जो है वो उसकी डेफिनेशन अलग होगी। ठीक है, मतलब उसका जो लेवल होगा, उसका लेवल जो होगा वो अलग होगा। 80s के टाइम में देखेंगे, 90s के टाइम में देखेंगे तो अलग होगा। तो यही चीज़ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट टाइम, सब के अकॉर्डिंग जो नीड्स हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें हैं कि फ्यूल जो है वो मिलना चाहिए, फुटवेयर भी उसी में आता है, क्लॉथ है वो भी उसी में आएगा। ठीक है, कि ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, These physical quantities are multiplied by their price in rupees। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो फिजिकल ज़रूरतें हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं किसमें, रुपीज़ में। कैसे रुपीज़ में क्यों मल्टीप्लाई होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रुपीज़ से ही हमें मिलती हैं। ठीक है, कपड़े लेने हैं रुपीज़ चाहिए, एजुकेशन लेनी है उसके लिए भी रुपीज़ चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन दी है, लेकिन किसमें, जो गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहा है, बाकी लोगों के लिए क्या है, चाहिए ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए रुपीज़ चाहिए। ठीक, द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। प्रेजेंट फॉर्मूला क्या है फूड रिक्वायरमेंट का, फूड रिक्वायरमेंट जो मेन बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि फूड जो है वो होना चाहिए। अभी क्या बात हुई कि फूड ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सिर्फ पेट भर रहा है, वहाँ पर क्या है, न्यूट्रिशन भी मिले, तो उसे कैलोरीज में देखा जाता है। ठीक है, कि मेन अगर हम कहें बेस जो उसका है क्या है, डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो जहाँ पर नहीं मिल रहा है वहाँ पर क्या है, पॉवर्टी मानी जाएगी। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क
कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसीडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में देखें तो वहाँ के लोगों को कैलोरीज जो है ज़्यादा चाहिए, और अर्बन एरियाज में देखें तो उनके अकॉर्डिंग उनको कम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं उनके पास काम भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, खेतों में बहुत ज़्यादा। यहाँ क्या है, यहाँ पर्सन गया ऑफिस गया, ठीक है, ऑफिस गया, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि खेतों का काम बहुत ज़्यादा होता है, एनिमल्स लोग रखे होते हैं उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारे घर के काम होते हैं जो कि वो खुद करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि उन्हें कैलोरीज की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इंडिया में आपको समझ में आ गया क्या होना चाहिए? बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ पर क्या है, पॉवर्टी। बेसिक नीड्स क्या है वो भी हमने समझ लिया। चलिए बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज एप्रोप्रिएट? ठीक है, क्या कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट मेथोडोलॉजी जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, पॉवर्टी आंकने के लिए, क्या वो सही है? तो अगर हम देखें तो वो सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि पॉवर्टी का एस्टिमेशन जो है उसे आंकने के लिए क्या किया गया है कि सिर्फ आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसे ही सही माना गया है। WTO की तरफ से देखें तो वहाँ से क्या है कि जिस कंट्री की अगर देखा जाए कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी है, उन्हें ही वो क्या है ऊपर की रेटिंग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें तो ये तरीका जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पॉवर्टी एस्टिमेशन देखना है तो उसके और भी बहुत सारे इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ ही बहुत सारे उसके और इंडिकेटर्स हैं, उनको भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। देखिए इकोनॉमिक स्टेटस तो बहुत ज़रूरी है, पॉवर्टी जो है वो समझ में आता है, गरीबी है, क्यों गरीबी है? क्योंकि पैसे नहीं है, ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन उसके साथ ही साथ और भी उसके इंडिकेटर्स हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए जो प्रेजेंट मेथोडोलॉजी है इसके एस्टिमेशन का पॉवर्टी के, वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन कैन नॉट बी सेड टू बी correct because only said cannot be said to be correct because only the economic condition has been given importance for poverty estimation। तो इसलिए उसको सही नहीं कहा जा सकता। along with economic status various indicators of poverty should also be taken into account of poverty estimation। क्या क्या है? जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, रहने का जो तरीका है, मतलब ये कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। लिटरेसी लेवल जो है वो होना चाहिए कि एटलीस्ट आदमी जो है, लोग जो हैं वो कुछ जितना ज़रूरत है उतनी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए सभी को, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज जो है वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए देखिए हेल्थ सर्विसेज लोगों को अवेलेबल कराई भी जाती हैं कि लोग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं किस लिए कि जो बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। पॉवर्टी का एस्टिमेशन जो है उसको करने के लिए इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कि सभी लोगों को क्या है, काम धंधे मिलने चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत सारी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब बहुत सारी है तो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तभी उन्हें क्या होंगी, जॉब मिलेंगी। तो तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी, अब वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो पानी एक ऐसी चीज़ है कि वो उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे डेली के काम जो हैं वो साथ ही साथ पीने के लिए, बिना पानी पिए तो इंसान रह नहीं सकता है। अब कितनी सारी डिजीज़ होती हैं वो पानी की वजह से ही होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो क्लीन नहीं, वाटर जो है वो क्लीन वाटर ना मिलने की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो वाटर अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सभी को पीने के लिए एटलीस्ट जो है साफ़ पानी मिलना चाहिए, ठीक है, अवेलेबल भी होना चाहिए और वो साफ़ होना चाहिए। क्लीनिनेस ऑफ द शेल्टर एंड इट्स सराउंडिंग्स, जो जहाँ भी रह रहा है, चाहे स्लम्स वगैरह में रह रहे हैं, जो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर क्या है, उनके आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से भी बीमारी जो है वो फैलती हैं, ठीक है, माइंड पे भी असर पड़ता है, हर तरीके की चीज़ें। एक जो साफ़ इन्वायरमेंट है वो सबको मिलना चाहिए। ये सारे क्या है, ये सारे इकोनॉमिक स्टेटस के अलावा बाकी वेरियस इंडिकेटर्स हैं किस चीज़ के, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। तो इनको भी ध्यान में रखना चाहिए, न कि सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस को। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। ठीक है, पॉवर्टी ट्रेंड आपको यहाँ पर बताना है 1973 से इंडिया का, ठीक है। तो 1973 की बात हम करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ कब, 1947, ठीक है। लेकिन पॉवर्टी जो थी वो
कम नहीं हो रही थी। हमने देखा 80s तक उसमें कमी नहीं आती है, लेकिन 80s के बाद उसमें कमी आना अच्छी तरह से मतलब वो शो होता है कि हाँ पॉवर्टी जो है वो कम हुई। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन डिक्रीज इन 2 डिकेड्स 1973 टू 1993। ठीक है, क्योंकि 80 तक तो उसमें बहुत फर्क नहीं आया था, लेकिन जो 2 डिकेड्स था 73 से 93 के बीच में पॉवर्टी जो थी वो क्या हुई, कम हुई। ठीक है, डिक्रीज हुई। एनी मोर डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% in 1993 to 94 to 37.2% in 2004 to 5। ठीक है, तो क्या दिखता है कि इस समय तो हमें घटा कम दिख ही रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो 93 टू 94 से 2004-5 में भी उसमें अंतर हमें देखने को मिलता है, यानी कि वो डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 45% था कब, 93-94 के टाइम में, और यही 2004-5 के टाइम में वो और कम होकर दिखता है हमें 37.2। तो 45% यहाँ पर है। ठीक है, उससे यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है ना, 45% यहाँ पर है कब, 1993 टू 94 में। 2004-5 के टाइम में क्या दिख रहा है, 37.2, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2011-12। 2011-12 में कितना दिख रहा है, 22% पे आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखें समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह अगर कोशिश की जाती रहे तो पॉवर्टी जो है वो ख़त्म भी की जा सकती है। ठीक है, ऑल्दो, लेकिन उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी सभी को। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डिक्लाइंड इन द अर्लियर 2 डिकेड्स। ठीक है, 73 टू 93 बहुत तेज़ी से उसमें दिखा है परसेंटेज। ठीक है, द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइंड फ्रॉम 407 मिलियन इन 2004-5 टू 270 million in 2011-12 with an average annual decline of 2.2 percentage points during 2004-5 to 2011-12। ये थोड़ा सा क्या है, डेटा है जो कि समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कम होते चला आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा 2004-5 से 2011-12 में एनुअल डिक्लाइन अगर हम देखें तो 2.2 परसेंटेज पॉइंट है। ठीक है, कब, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइम में तो पॉवर्टी क्या है, वो घटते आ रही है। अगर हम उसका ट्रेंड देखें 1973 से, फिर हमारे पास अवेलेबल है कहाँ, 2011-12 का, तो यहाँ तक में काफ़ी कम हुई है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी का मेजर रीजन जो है वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी जो है बनी हुई है। क्या रीजंस है, देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। One historical reason is low level of economic development under the British colonial administration. The policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles। ठीक है, पहले क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका हमारे ऊपर अधिकार था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं होने दी, बल्कि और बुरी ही की। इसके अलावा जो हमारे टेक्सटाइल्स थे उनको उन्होंने पनपने नहीं दिया, इंडस्ट्रीज़ को पनपने नहीं दिया। ठीक है, उसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट जो हमारा बहुत ज़्यादा फेमस था उसको भी उन्होंने डिस्करेज किया, उसे भी आगे नहीं बढ़ने दिया। एक रीज़न तो ये हो गया। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया था कि 80s तक कंडीशन जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, प्रोग्रेस जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। तो पॉवर्टी जो थी 80s तक में वो घटी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि तब तक में लोगों की इनकम वगैरह जो थी वो उतनी बढ़ नहीं थी, जॉब बढ़ नहीं रही थी, और जॉब्स वगैरह, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। जो जॉब्स भी थी उसमें कह सकते हैं कि इनकम जो थी वो भी लोगों की कम ही थी, उसमें भी वृद्धि नहीं हो रही थी, इनकम भी उनकी नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे। उसके अलावा एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो, साथ ही साथ पॉपुलेशन कंट्रोल, इन दोनों पे ही रहे। ठीक है, कि पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ती जा रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से पॉवर्टी का जो साइकिल है, पॉवर्टी साइकिल, वो क्या रही, बनी रही। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती
तो भी गनीमत थी, पॉपुलेशन भी नहीं कंट्रोल हुई। अच्छा चलो पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, वो भी नहीं हुई, तो इस वजह से ये साइकिल जो थी वो बनती रही। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन many job opportunities were created in the agriculture sector but the effects were limited to some parts of India। ठीक है, तो इरिगेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, ठीक है, कि सिंचाई के बहुत तरह तरह के साधन आ गए, कि सिंचाई होने लगी, जहाँ खेती अच्छे से नहीं हो सकती थी वहाँ पर सिंचाई होने लगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, फसल अच्छी होने लगी। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इन सब की वजह से फसल अच्छी होने लगी, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो बढ़ी। ठीक है, लेकिन ये क्या थी, कुछ एरिया तक ही सीमित थी, सभी को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया यहाँ पर, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह थी या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का ही जो फ़ायदा था वो बस कुछ एरिया तक ही सीमित था। जैसे पंजाब हरियाणा हम देखें, वो काफ़ी उन्होंने ग्रो किया, क्यों किया, क्योंकि इसका फ़ायदा उन्हें ही ज़्यादा मिला। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, The industries both in the public and the private sector did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers। तो चीज़ें तो चल रही थी लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी ना, तो पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रही थी। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों तरफ क्या था, दोनों इंडस्ट्रीज़ क्या थी, जॉब वो लोग प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि वो उतनी जॉब्स जो थी वो जॉब ढूंढने वालों के लिए इनफ नहीं थी, जिनको जॉब चाहिए थी उनके लिए वो इनफ नहीं थी। तो ये हो गया रीज़न। ठीक है, not enough। Another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities। ठीक है, लोगों के बीच में इनकम इनइक्वालिटीज़ जो थी उसकी वजह से भी वो भी एक रीज़न रहा। क्यों, क्योंकि किसी के पास बहुत पैसे हैं, किसी के पास इतने भी नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी कर सके, अपनी फैमिली के लिए फूड जो है उसका इंतज़ाम कर सके, तो उतना भी नहीं। तो वो जो फीचर, इस तरीके का जो फीचर था या फिर इनइक्वालिटीज़ जो थी इनकम में, वो भी इसका बड़ा रीज़न रही। ठीक है, इसके अलावा वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, अनइक्वल लैंड एंड अदर रिसोर्सेज जो था उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इवन नहीं था, अनइवन था। कैसे, जैसे देखिए किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ठीक है, तो उसका तो अच्छा सब कुछ चल रहा है, जिसके पास नहीं है वो दूसरे के अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, उसको बराबर चीज़ें नहीं मिल, बराबर उसकी इनकम जो है वो नहीं हो पा रही है। ठीक, ये चीज़ें हो गई कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर नहीं था, इस या रिसोर्सेज जो है वो बराबर नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक तो ये हो गया कि जो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ आसपास देखिए किसी के पास बहुत सारी लैंड है, किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास कुछ नहीं है। उसके अलावा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो कहीं पर जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है, कहीं पर देखें उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड एंड रिसोर्स का, ये भी इसका एक बड़ा रीज़न रहा कि जहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं वहाँ के लोग तो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, जहाँ के लोग जो हैं वहाँ पे लैंड नहीं अच्छी है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मैनर। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ या फिर कह सकते हैं ऐसे रिचुअल्स, जैसे कि शादी ब्याह है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं कि जिसको अगर हम समझें, हम देखें तो हमें भी लगेगा कि वो फालतू हैं, बट क्या है कि वो खर्चे करने हैं तो इसलिए ज़बरदस्ती लोगों को वो खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉवर्टी का रीज़न रहा कि लोग गरीब हैं, ठीक है, शादी ब्याह करना है तो उन्हें पैसे जो हैं वो चाहिए शादी ब्याह करने के लिए, अपने घर का भी सारा पैसा जाता है, उसके अलावा उन्हें दूसरों से बोरो भी करना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो गया। फार्मर्स टेकिंग लोन फॉर फार्मिंग एंड नॉट बीइंग एबल टू रिपे इट। ठीक है, फार्मर्स जो हैं उन्हें क्या है, खेती करना है, उनके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए उन्हें बीज चाहिए। ठीक है, उनको सिंचाई करानी है, ठीक, सीड्स हैं, सिंचाई करानी है, फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनको पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, कहीं वर्कर्स भी चाहिए हो सकता है, तो उनके पास क्या है, पैसे नहीं है। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, उस लोन को चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से ये रीज़न भी उन्हें क्या करता है, पॉवर्टी में ढकेलते जाता है। तो ये सारे रीज़न्स किस चीज़ के हैं कि इंडिया में जो पॉवर्टी है उसके मेजर रीज़न हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी के लिए मोस्ट वल्नरेबल जो इकोनॉमिक और
आपका सोशल ग्रुप्स जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, जिनके लिए कि कोई उपाय नहीं है अगर हम देखें, ठीक है, कि उनमें निर्धनता जो है, उनमें पॉवर्टी जो है वो बनी हुई है, उनके लिए कोई उपाय नहीं। तो उसमें क्या है, पहले तो शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड अगर हम देखें, ठीक है, ये किस में आते हैं, सोशल ग्रुप्स में। सोशल ग्रुप्स में क्योंकि हम देखें हमारा समाज इस तरीके का ही था कि कुछ की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था वो था, जिसकी वजह से लोअर कास्ट वाले जो थे वो आगे नहीं बढ़ पाए, वहाँ पर पॉवर्टी जो थी वो बनी रही। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब्स जो हो गए, आदिवासी वगैरह हो गए, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहाँ पर जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, पॉवर्टी जो थी वो बनी रही, उनका कोई उपाय जो कह सकते हैं वो नहीं हो पाया। इकोनॉमिक ग्रुप्स में अगर हम देखते हैं तो कौन आते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबर। रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आते हैं, वो कैसे आते हैं, क्योंकि उनके पास काम जो होता है, खेती हो रही, खेती बराबर तो होती नहीं है, तो कुछ टाइम जब तक खेती हो रही तब उनके पास काम है, खेती नहीं है तब उनके पास काम नहीं है। इसके अलावा जब बीज जो है, सीड जो है वो बोने होते हैं, उस टाइम में उनके पास काम होता है, फिर काटने के समय काम होता है, बीज के दो चार महीने होते हैं, वो टाइम उनके खाली जाते हैं, तो उस समय उनके पास काम धंधे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से गरीबी उनमें बनी रहती है। अर्बन कैजुअल लेबर जो कि शहरों में काम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि अगर हम देखें तो गांव से बहुत सारे लोग जो होते हैं शहर में काम करने के लिए जाते हैं। अब वो शहर में काम करने के लिए जाते हैं, गांव में हो सकता है कि उनका अपना घर हो, गांव में अपने घर ही होते हैं, चाहे मिट्टी के हों, छोटे हैं, बड़े हैं, मिट्टी के हैं या फिर पक्के घर हैं, जैसे भी हैं, तो उनके पास एक अपना घर होता है, एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहते हैं। लेकिन जब वो शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, जाते ही काम तो बहुत ज़्यादा मिल नहीं जाता है, ठीक है, तुरंत मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत बड़ा काम नहीं, तो कहीं वो सब्जियाँ बेचते हैं, कहीं पर हो सकता है कॉबलर का काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर किसी के घर में जाकर काम कर रहे हैं, कहीं दिहाड़ी मजदूर वाला काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं सुधर पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी काम भी ज़्यादा रहता है और उनकी इनकम जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, ये इकोनॉमिक ग्रुप्स जो कि मोस्ट वल्नरेबल है पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी के लिए मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं ये। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इंडिया में इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जो है पॉवर्टी में, उसके लिए रीज़न आपको बतानी है, यानी कि इंडिया में अंतर राज्य इंटर स्टेट जो है पॉवर्टी, गरीबी जो है उसमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, ठीक है, विभिन्नता देखने को मिलती है, उसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने कुछ डेटा जो थे वो हम लोगों ने देखे कि 2004-05 में पॉवर्टी जो थी वो 37 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2011-12 के टाइम में देखते हैं कि 37 से वो पहुंच जाती है कितना, 37 से वो पहुंच जाती है 22। तो यहाँ पर क्या है कि गरीबी जो थी वो, पॉवर्टी जो थी वो यहाँ पर आकर डिक्रीज हुई, ठीक है। 2004-05 की बात है ये, 11-12 की ये है, तो 11-12 में पॉवर्टी जो थी वो डिक्रीज तो हुई, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया के हर स्टेट में वो बराबर ही डिक्रीज हुई। वो क्या है, वो वेरी करता है कि स्टेट जो है किन चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हैं। तो कोई स्टेट है वो, उसकी प्रोग्रेस जो है बहुत तेज़ी से, कुछ स्टेट की प्रोग्रेस जो है वो ना के बराबर है। तो वो क्यों है, क्योंकि क्या है कि उन्होंने चीज़ों को उस तरीके से हैंडल किया, ठीक। अब यहाँ पर ये 22 पर तो आया, 22 पर आने का ये मतलब नहीं है कि सारे स्टेट में बराबर तरीके से ही उन्होंने प्रोग्रेस की, सब स्टेट का अलग अलग है, किसी ने ज़्यादा की, किसी ने कम की, ठीक है। तो अब देखें, इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, ठीक है, सभी स्टेट में सेम नहीं है। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये वेरी करता है, ठीक है, सक्सेस रेट जो है पॉवर्टी रिड्यूस होने का वो क्या करता है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। इन इंडिया स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल, ठीक है। पॉवर्टी लेवल पे अगर हम देखें तो ये जो स्टेट के हमने नाम लिए, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये सारे क्या हैं, ये सारे उसमें पॉवर्टी लेवल में क्या है, यहाँ पर जो क्या है कि गरीबी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, उसमें भी उड़ीसा और बिहार में वो बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस तरीके से रिसोर्सेज का या बाकी जो काम है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी लेवल यहाँ पर ज़्यादा है। इन कंपेरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इन जगहों पे पॉवर्टी क्या है, इनके कंपेयर में काफ़ी कम है। क्यों कम है, उसके रीज़न अब हमें समझना है। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया ना कि डिस्पैरिटी क्यों है पॉवर्टी में, तो वो इसीलिए है कि यहाँ पर
हमने देखा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जो स्टेट हैं यहाँ पर पॉवर्टी इनके कंपेयर में काफ़ी कम है। उसके रीज़न क्या हैं वो देखते हैं। स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विथ द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा इन जगहों पर अगर हम देखें तो पॉवर्टी यहाँ पर कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी हाई रहा। क्यों? हमने अभी पहले पढ़ा था कि पंजाब और हरियाणा जो थे वो तेज़ी से ग्रो कर गए। क्यों ग्रो कर गए? क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो आया, उसकी वजह, उसका फ़ायदा जो था वो उन्हें मिला, जिसकी वजह से वो ग्रो कर गए। तो यहाँ पर इस वजह से पॉवर्टी जो है यहाँ पर हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा, जिसकी वजह से पॉवर्टी यहाँ पर कम रही। केरला की बात करें तो केरला ने फोकस किया किस पे? अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे उसने फोकस किया, जिसकी वजह से पॉवर्टी कम है। केरला में अगर हम देखें तो वहाँ पर पॉवर्टी जो है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे मेन रिसोर्सेज, उसके डेवलपमेंट पे उन्होंने ध्यान दिया। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, वहाँ पर लैंड रिफॉर्म पर ध्यान दिया गया, ठीक है। उसके नाप जोक में लैंड जो है वो फर्टाइल है नहीं है, उन चीज़ों पर, जिसकी ने क्या किया, वहाँ पर रिड्यूस किया पॉवर्टी को। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, कि वहाँ पर पॉवर्टी जो है वो कम हुई, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? फूड ग्रेन्स का, वो अच्छा रहा, जिसकी वजह जो कि रिस्पॉन्सिबल रहा वहाँ की पॉवर्टी को घटाने में। वहाँ पर फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी वहाँ पर ज़रूरतें, जिन लोगों की बेसिक नीड्स जो है नहीं पूरी हो रही, ठीक है, उसमें फूड जो है वो बहुत अहम है, ठीक है, बहुत मेन है फूड। अब वहाँ पर अगर हम देखें आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में, वहाँ पर फूड ग्रेन्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो रहा वो अच्छा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉवर्टी जो है वो कम रही, ठीक है। तो यही सारे रीजंस है जिनकी वजह से इंटर स्टेट अगर हम इंडिया में देखें तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी में डिस्पैरिटीज जो है देखने को मिलती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स जो है वो आपको डिस्क्राइब करना है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे आपको बताना है कि पॉवर्टी ट्रेंड क्या चल रहा है या क्या रहा, ठीक है। तो हमें क्या है, पीछे से लेके, मतलब पुराने कुछ ईयर से लेके अभी तक में देखना है कि क्या वहाँ का लेवल रहा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट countries living in extreme economic poverty has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, अगर उनको भी देखा जाए तो वहाँ भी गरीबी में काफ़ी कमी आई है, जो कि अगर हम देखें तो 1990 में 36% थी और 2015 में वो 10% पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कमी देखने को मिलती है, ठीक। अब ये कमी क्यों आई? कमी, बहुत सारी नीतियाँ ऐसी रहीं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ रहीं जिसकी वजह से क्या हुआ कि पॉवर्टी जो है वो घटी, ठीक। आइए देखते हैं। ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सस्टेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, ठीक है। तो पॉवर्टी जो है सभी जगहों पर घटी है, लेकिन अगर हम देखें कि किस लेवल पे घटी है, ठीक है, मतलब किस तरीके से, कहाँ कितनी घटी है, वो हम देखें तो सभी जगह बराबर नहीं है। हमें उसमें रीजनल डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। रीजनल डिफरेंसेस का मतलब, जैसा कि अभी हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने केवल एक कंट्री के अंदर ही देखा कि अलग अलग जगहों पर पॉवर्टी लेवल जो था वो अलग अलग था, ठीक है। जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर पॉवर्टी लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पर गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी, उसमें भी हमने देखा बिहार और उड़ीसा, ये ऐसी स्टेट्स थे जहाँ पर क्या था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, ठीक है। वहीं पर हमने देखा जैसे पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, केरला हो गया, ये ऐसे स्टेट्स रहे जहाँ पर पॉवर्टी लेवल जो था वो काफ़ी कम हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ थी, ठीक है। लोगों ने अलग अलग फील्ड में काम किया, जिसकी वजह से कहीं पे गरीबी जो है वो बनी रही और कहीं पर हमने देखा कि वो काफ़ी कम हुई। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि पूरी कंट्री में गरीबी में तो कमी आई है, ठीक है, अलग अलग देशों में गरीबी में कमी आई, लेकिन सब जगह वो सेम नहीं है। अलग अलग पॉलिसीज़ के चलते
अलग अलग कंट्रीज़ का हमको अलग अलग रेशियो जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या है, नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 टू 14.7% इन 2008 टू 0.6% इन 2019। ठीक है, चाइना में देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें कमी आई है। ठीक है, चाइना में गरीबी में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अगर हम देखते हैं कब 1981 में देखते हैं तो 88% थी, वही फिर आगे हम देखते हैं कब 2008 में काफ़ी घट गई जो कि 14% पर आ गई। ठीक है, 2019 में 0.6 पे आ गई। यहाँ पर बहुत तेज़ी से कम हुई। क्यों कम हुई यहाँ पर गरीबी चाइना में इसलिए कम हुई क्योंकि उन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उस पर ध्यान दिया, साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया मतलब कि चाइना में ध्यान दिया गया कि एजुकेशन जो है वो अच्छी हो। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है लोगों को आसानी से मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के चलते क्या हुआ कि लोग जब स्वस्थ रहे, ठीक है, एजुकेशन रही, तो उन्होंने क्या किया, ग्रोथ उनकी हुई। ठीक है, इकोनॉमिक उनकी कह सकते हैं फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ होने की वजह से क्या है, चाइना में बहुत तेज़ी से पॉवर्टी वहाँ पर कम हुआ। यहाँ पर ट्रेंड हमको दिख रहा है। ठीक है, कि काफ़ी कम हुआ, कहीं पे बहुत तेज़ी से रिड्यूस हुआ और कहीं पर धीरे धीरे रिड्यूस हुआ। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो बीन रैपिड 34% इन 2005 टू 15.2% इन 2014। ठीक है, साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसमें देखें तो वहाँ पर भी रिड्यूस हुआ, बट चाइना के मुकाबले क्या है, कम हुआ, बट यहाँ भी रिड्यूस हुआ। यहाँ भी अगर हम देखेंगे साउथ एशिया की भी कंट्रीज़ में, ठीक है, तो सभी जगह पे बराबर तरीके से तो रिड्यूस नहीं हुआ, सब जगह अलग अलग रिड्यूस होगा। जब जहाँ हमने देखा कि इंडिया में ही हमें बहुत तरीके से अलग अलग स्टेट्स में रिड्यूस होने को दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, साउथ एशिया पूरा लिया जा रहा है, जिसमें कौन सी कंट्रीज़ आती है, इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, ये आते हैं। तो ये वाली जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की, यहाँ पर भी रिड्यूस हुआ। कितना देखेंगे हम, 2005 में 34% था, जो कि आगे 2014 में हमें कितने देखने को मिलता है, 15%। तो यहाँ भी वो रिड्यूस हुआ। लेकिन साउथ एशिया की जो भी कंट्रीज़ हैं सब जगह अलग अलग इसका रेशियो आएगा। ठीक है, इन सब सहारा अफ्रीका पॉवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 40.2% इन 2018 2018। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, सब सहारा अफ्रीका। सब सहारा अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर क्या है, पॉवर्टी जो है वो पहले से बढ़ी है। हमें सब जगह दिख रहा है कि वो रिड्यूस हो रही है, बट यहाँ पर बढ़ी है। अब बढ़ी कैसे, यहाँ हम देखते हैं 2005 में 51% थी। ठीक है, उसके बाद 2018 में वो 40% है, यानी कि कम तो दिख रही है। ठीक है, 2005 से 2018 में हम देख रहे हैं कम हुई है, 51 से वो 40 पे आ गई है, लेकिन इतने टाइम में पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर पॉवर्टी लेवल जो था वो क्या है, वो बढ़ा है। ठीक है, घटा नहीं है। अब लैटिन अमेरिका की बात करें, द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2018। लैटिन अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी लेवल जो रहा 2018 में 4% हमें देखने को मिलता है, जो कि 2005 में 10% था। तो इसकी बात अगर हम करें तो वही चीज़ फिर से आती है, पॉपुलेशन वाली बात आती है कि पॉपुलेशन भी तो इतने टाइम में ज़्यादा हुई। ठीक है, तो यहाँ पर लैटिन अमेरिका को देखें तो इनकी कंडीशन कैसी रही, लगभग जैसी थी वैसी ही रही। ठीक है, चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो किया, वहाँ की पॉवर्टी बहुत तेज़ी से घटी। फिर साउथ एशिया की अगर हम बात करें, साउथ एशिया में क्या है, कम हुई है। ठीक है, फिर सब सहारा अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर क्या है, पॉवर्टी यहाँ पर बढ़ी है। ठीक है, लैटिन अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जैसी थी लगभग वैसी ही है। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ जहाँ पर पॉवर्टी जो थी वो थी ही नहीं, ठीक है, वहाँ गरीबी थी ही नहीं, जो कि अब उभर कर आ रही है। जैसे पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो resurfaced in some of the former socialist countries like Russia where officially it was non-existent earlier। ठीक है, तो रशिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर क्या है कि पॉवर्टी पहले देखने को ही नहीं मिलती थी, अब ऐसी जगहों पर पॉवर्टी उभरी है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ये ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड जो है वो हमने यहाँ पर समझा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कहाँ बढ़ रही कहाँ घट रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा।
जो कह सकते हैं कि इसके आंकड़े हैं, डेटा जो है वो याद होना चाहिए। एकदम नहीं याद है लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या कहाँ पर क्या कंडीशन रही। याद कर लिया तो बेस्ट है, लेकिन नहीं याद है वो चीज़ें तो एटलीस्ट आपको ये मानना आना चाहिए कि कहाँ पर क्या कंडीशन रही। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, आपको वो बताना है। तो देखिए, गरीबी हटानी है, सबसे पहले क्या करना होगा, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ानी होगी, गरीबी हटेगी। दूसरा क्या है, इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाना, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिससे कि गरीबी जो है उसे कम किया जा सके, हटाया जा सके, मिटाया जा सके। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन करना। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन क्यों, क्योंकि पॉवर्टी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो पॉवर्टी क्या है, अपने आप वो घटेगी। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करना। अब प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इसका प्रमोशन, ठीक है, अगर देखें तो कैसे होगा, सबसे पहली चीज़ कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रेटेजी की इन्वेस्ट हो ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे मेन क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन, बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे फिर वो बड़े होंगे तो उन्हें जॉब भी आसानी से मिल सकेगी, इसके अलावा वो अपना काम धंधा शुरू कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्ट किया जाता है किस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ठीक है, किस लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उसका सबसे पहला ये चीज़ हो गया। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडनेस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट ही हो गया। सेकंड क्या है, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को टारगेट करना, इस तरह की स्कीम्स लाना कि जिससे गरीबी को हटाया जा सके। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो लाने। ठीक, in these circumstances there is a clear need for targeted anti poverty programs। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005, जिसे कि हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम था नरेगा, बाद में हो गया मनरेगा। इसमें क्या है कि गांव में जैसे लोग खेती करते हैं, एक खेती से दूसरी खेती के बीच में टाइम होता है, उस टाइम में वो क्या है, बेरोजगार होते हैं। ठीक है, तो उस समय उन्हें क्या है, रोज़गार दिलाना। गवर्नमेंट की तरफ से 100 दिनों का रोज़गार, जिससे कि लोग जो हैं वो काम धंधे करें, उसके बदले में उन्हें पैसे मिले और उनकी गरीबी जो है उसे घटाने में, उसे हटाने में हेल्प मिले। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक फसल जब सीड वगैरह लगा दिए गए, फसल के रेडी होने तक 2-4 महीने का टाइम होता है, खाली होता है, उस टाइम में लोग बेरोज़गार रहते हैं, तो ऐसे टाइम में वो काम कर सके, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा जो है वो चलाया गया कि 100 दिनों का गारंटीड रोजगार लोगों को मिल सके। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो लोग गांवों में या छोटे शहरों में पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की वो अपना कुछ काम जो है वो शुरू कर सके, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ऐसी सहायता देना। ठीक है, हेल्प देना। रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये चलाया गया था कब, 1993। ठीक है, फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995। इसके तहत क्या था कि जो लोग गांवों में हैं, ठीक है, या छोटे शहरों में हैं, उन्हें इनकरेज करना, उन्हें हेल्प करना कि वो अपने छोटे काम धंधे जो हैं, बेरोजगार हैं, वो अपने काम धंधे शुरू कर सकें। ठीक है, जैसे कुटीर उद्योग वगैरह शुरू कर सकें, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प। ठीक, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। ठीक है, 1999। इसके तहत जो लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं या जो गरीब हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलना, सरकारी सहायता, सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक की तरफ से उन्हें हेल्प मिलना, जिससे कि उनकी गरीबी को कम किया जा सके, गरीबी को हटाया जा सके। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कि इस तरीके से उनको हेल्प करना कि वो काम धंधे करें और उन गरीबी जो है उनकी वो कम हो सके। ठीक है, पॉवर्टी उनकी कम हो सके। वॉज लॉन्च्ड इन 1999। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, नाम से ही पता चला, ग्रामोदय, ग्राम का उदय, गांव का उदय होना। मतलब क्या कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, साफ सफाई होना, पानी उन्हें साफ मिलना, बिजली मिलना, एजुकेशन मिलना, हेल्थ सर्विसेज जो है वो मिलना, कि ये सारी चीज़ें जो है आसानी से मिल सके। क्यों, क्योंकि हमने देखा ना, पॉवर्टी के एक रीज़न में सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं है, ये चीज़ें भी कि हेल्थ भी मायने रखती है, पानी जो है वो भी अच्छा मिल सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो
तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की गांवों को इस तरीके की हेल्प देना कि ये चीज़ें जो हैं, ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो गांवों में हों। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की तरफ से किस चीज़ के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं? तो हमने अभी डिस्कस किया ह्यूमन पॉवर्टी मतलब सिर्फ इकोनॉमिक जो है कंडीशन उसका बुरा होना ही नहीं, बाकी चीज़ें भी उसमें मायने रखती हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक डिफिशिएंसी बट एजुकेशनल लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशियस फूड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सराउंडिंग क्लीनलीनेस, caste discrimination, gender discrimination etc. are not available in proper in the society। तो प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें ना होना, जैसे पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, वातावरण इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ नहीं, आसपास कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, रोड जो है वो गंदी पड़ी हुई है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सभी उसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर हम करें, ठीक, तो क्या है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कहीं पर है कि पावर्टी अगर है, मान लीजिए गरीबी है, लेकिन वहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस दी जाती है, बॉयज़ को दी जाती है। ठीक है, कि बॉयज़ जो हैं वो स्कूल जाएंगे, बॉयज़ जो हैं अगर जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा कि दूध अगर थोड़ा सा आ रहा है तो दूध जो है वो बॉय को मिलेगा, गर्ल को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी ह्यूमन पॉवर्टी में। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। गरीबों में भी गरीब कौन है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है? तो अगर इनकी बात करें तो यहाँ भी फिर वही चीज़ आता है, एक तो गर्ल्स हो गई, विमेन हो गई और ओल्ड पर्सन जो हो गए वो हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ लोगों का ध्यान जो है वो नहीं जाता है। अब जैसे कि अभी बात हुई, यहाँ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात यहाँ पर भी आती है कि गर्ल्स एंड वुमेन की अगर जो चीज़ें हैं वो बॉयज़ को दे देना। ठीक है, अगर थोड़ा सा मिल्क अगर घर में थोड़ा आ रहा है तो बॉयज़ को दे दिया, या फिर मेल जो है उनको दे दिया, जो जेंट्स है उन्हें दे दिया। ठीक है, विमेन जो है उनको ना मिलना, या फिर गर्ल्स जो है उनको ना मिलना। एजुकेशन के लिए कि गरीबी है, ठीक है, माना जाता है कि ठीक है गरीबी है, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन में प्रेफरेंस किसे देना, बॉयज़ को देना कि बॉयज़ जो हैं वो स्कूल जाएंगे बट गर्ल्स नहीं जाएंगी, ये हो गया। जो बूढ़े लोग हैं, लोग उन पे भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कि अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, उन पे तो ध्यान दे दिया, लेकिन क्या है, और जो पर्सन है कि वो भी कमाने जा रहा है, ठीक है, वो जॉब पर जा रहा है, वो काम कर रहा है दिन भर, तो अपने खाने पीने का ध्यान रख रहा है, बट वो क्या है, जो ओल्ड एज लोग हैं उनका ध्यान नहीं रख रहा है। तो ये लोग किस में आते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि घर में रिसोर्सेज वैसे ठीक है, पॉवर्टी है, कमी है, लेकिन उसमें से भी इनके में कमी कर दी जाती है, तो इसलिए आ जाते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। Even among the poor, the poorest of the poor are girls, women, old people, because they are kept away from the available resources of the family। ठीक है, तो फैमिली में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कम ज़्यादा जो भी हैं, उससे उन्हें दूर रखा जाता है, तो वो माने जाते हैं क्या, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। What are the main features of the National Rural Employment Guaranteed Act 2005? ठीक है, आपको क्या करना है, मेन फीचर्स बताने हैं, किसके, जिसे कि नरेगा के नाम से हम लोग जानते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005। ठीक, जो कि 2009 में क्या बन गया था, मनरेगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इनके मेन फीचर्स हम देखते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, जिसके तहत क्या था कि सभी को सवेतन एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज़ में लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए, ठीक है, जैसे कि कभी हो गया सूखा पड़ गया, बारिश ज़्यादा हो गई, फसल ख़राब हो गई, किसी भी वजह से लोग, या फिर क्या है, दो फसलों के बीच में टाइम है, वो बेरोजगार बैठे हैं, तो उन्हें रोजगार मिल सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इसलिए नरेगा जो है 2005 में लाया गया। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, ये लाया गया एक्ट, जिसके तहत लोगों को 100 दिनों का सवेतन रोजगार जो है वो दिया जाए। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005 एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो लोगों की जीविका को सिक्योर करने के लिए कि उनके पास कम से कम कुछ अमाउंट जो है वो आए, उनकी जीविका चल सके, उनका लाइवलीहुड चल सके, इसलिए इसे लाया गया। इट ऑल्सो एम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। तो ये सारी कंडीशन में क्या है,
लोगों के पास पैसे रुपए नहीं है, कंडीशन उनकी और बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो खाली ना बैठे, उनका लाइवलीहुड जो है जो चलता रहे, इसलिए इसे लाया गया, ये इसका एम रहा। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। अब इसमें क्या था कि ये लाया तो गया, लेकिन इसमें 1/3 पोस्ट जो है, क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विमेन जो है वो काम करने नहीं जा पा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इतनी फिक्स कर दी गई कि अगर विमेन गई हैं तो उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। तो 1/3 सीट जो है वो विमेन के लिए इसमें रिजर्व कर दी गई, जिससे कि विमेन जो है वो वहाँ पर काम करेंगी, बाकी जो मेन है वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, वो अलग भी जाकर काम कर सकते हैं। विमेन जो है घर के आसपास रह के काम कर सके, इसलिए यहाँ पर उनको प्रेफरेंस देते हुए उनकी 1/3 सीट जो है वो रिजर्व की गई। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।